बैठक की सबसे हिलती दीवार क्या है? जितने भी रीजनल पार्टी हैं वो सब अपने प्रदेश में कांग्रेस से लड़ रही है। पूरे देश का माहौल बन गया है, पूरे देश की जनता आश्वस्त है और सभी पार्टियां भी आश्वस्त है कि अगर सब लोग मिल के लड़े तो भाजपा की वापसी असंभव है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। 2024 के चुनाव से पहले देश में एक नैरेटिव चल रहा है। मोदी विरोधियों की खेमेबंदी हो रही है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हर कोई अपने अपने स्तर से मोदी विरोध कर रहा है। नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को विपक्षी एकता के लिए पटना में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। आज भी सीएम स्टालिन को मनाने तेजस्वी यादव तमिलनाडु गए और भी नेताओं को विपक्षी एकता से जोड़ने की कवायद चल रही है, लेकिन बीजेपी कहती है कि इससे विपक्ष को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर क्या कहा है, पहले वो आप सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सारे लोग एकत्र हो जाएं और जो बचे हों वो भी एकत्र हो जाएं, लेकिन खिलेगा कमल और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये देश की जनता ने तय किया है, भाजपा ने नहीं तय किया। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता ने तय कर दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, और जब रिजल्ट आया तो 283 सांसद जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, ये सारे लगभग एक हो गए थे और सबके एक होने के बाद भी हम 303 विधायक केवल कमल के फूल पर जीते। फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए और ये तीसरी बार फिर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको रोक देगी। वहीं तारीख करीब आने के साथ ही नीतीश एंड कंपनी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि पूरे देश में माहौल बन चुका है। अब पूरे देश का माहौल बन गया है, पूरे देश की जनता आश्वस्त है और सभी पार्टियां भी आश्वस्त है कि अगर सब लोग मिल के लड़े तो भाजपा की वापसी असंभव है। इसलिए सब लोग मिल के विचार करेंगे और ये राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को नई दिशा देने के लिए देश भर के विपक्षी नेता पटना में जुट रहे हैं। ये नीतीश कुमार की विश्वसनीयता और बिहार के लिए गौरवबोध का क्षण है। तो देखा आपने, सभी के अपने अपने दावे हैं। अखिलेश यादव ने एनडीए के मुकाबले पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान को एकजुट करने की बात कही है, जिसका जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहकर दिया कि अखिलेश के पीडीए का मतलब पी से परिवारवाद है, डी से दंगा और ए से अपराधियों का संघ। उधर पटना में विपक्षी एकजुटता को लेकर बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने भी सवाल उठाए और कहा कि विपक्षी दलों में तालमेल की भारी कमी। क्या ममता जी कांग्रेस के साथ खड़ी होने को तैयार हैं? वो तो खुद बोल चुकी हैं कि जब तक कांग्रेस सीपीएम से अलग नहीं होगी हम कुछ नहीं साथ चलेंगे। क्या अखिलेश यादव मायावती को स्थान देने को तैयार हैं? क्या अखिलेश यादव नीतीश कुमार को, जदयू को उत्तर प्रदेश में स्थान देने को तैयार हैं? इस पूरे 23 की बैठक की सबसे हिलती दीवार क्या है? जितने भी रीजनल पार्टी हैं वो सब अपने प्रदेश में कांग्रेस से लड़ रही हैं। और ऐसी सिचुएशन में आज के सवाल, क्या 2024 से पहले विपक्षी एकता को झटका लगने लगा है? बनने से पहले ये खेमा बिखरने लगा है? मोदी के लिए विपक्षी एकता ये खतरा है या असल में मोदी के लिए फायदा ही है? नीतीश अखिलेश जोड़ नहीं पाए, विपक्ष का पीएम चेहरा कौन होगा? 23 में ही 24 का फॉर्मूला फेल दिखाई दे रहा है। क्या 47 तक कमल खिलेगा? ये तमाम सवाल हैं और आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ आपका परिचय करा देता हूं। राकेश त्रिपाठी आपको नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। संजय सराफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरएलजेपी के, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। विवेक बंसल नेता हैं कांग्रेस के और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। अनुराग भदौरिया आपको नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है उनका। डॉक्टर नवल किशोर यादव प्रवक्ता आरजेडी
वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये विपक्षी दलों के पास जाने से पहले मैं त्रिपाठी जी एक बात आपसे समझ लेना चाहता हूं कि 47 वाली डेडलाइन कैसे आप प्रोजेक्ट करने लगे? प्रवक्ता हैं आरएल, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। विवेक जी दिनेश जी, एक बार सवाल अपना रिपीट कर दें, मैं आपका सवाल सुन नहीं 47 पाया। तक किसी के लिए जगह नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट कहां से आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज काम कर रही है, गरीबों के जीवन में जिस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, जिन्होंने पक्का मकान जिनके पास नहीं पहुंच पाया था उनके पास पक्का मकान पहुंचा है। आज सीधे बिना किसी बिचौलिए के उनके खाते तक सीधे राशि पहुंच रही है। ये गरीबों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है और इस वजह से जनता का जिस तरह से विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जिस तरह से आज बढ़ी है वो उनके काम तो आपने नटशेल में ये कहा कि हमने जनता के लिए काम किए हैं और ये जनता ने मूड बना लिया है कि 47 तक तो अभी किसी के लिए जगह खाली नहीं है। अनुराग भदौरिया, और आप कह रहे हैं कि अब हम पीडीए लेकर आएंगे सामने। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, आपने देख ही लिया 2014 से तो कह ही रही है ना। तो 2014 से जो इन्होंने कहा वो क्या किया है वो आप भी जानते हो। तो इनका काम है कहना, तो ये कहते रहते हैं, लेकिन हमारा काम है करके दिखाना। समाजवादी लोग जब भी बात करते हैं तो वो अपने काम को भी गिनाते हैं डंके की चोट पे। या जब हमने कहा था अगर हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे तो हमने बना के दिया, काम बोलता है। कहा था हम 1090 बनाएंगे महिला सुरक्षा के लिए, तो हमने बनाया। 100 डायल हमने दिया था, बनाया। बेशक इन्होंने 100 डायल से 102 कर दिया, बात अलग बात है। हमने स्टेडियम बनाने की बात की थी, हमने की। लैपटॉप देने की बात की थी, हमने बच्चों को लैपटॉप दिया। अनुराग भदौरिया, आपने पढ़ाई बहुत की, लेकिन रिजल्ट से मतलब भी होना चाहिए ना। रिजल्ट किसका आया? देखिए मैं वही बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी दरअसल में जाति धर्म की राजनीति पे विश्वास रखती है। ये नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, लेकिन जनता धीरे समझ गई है इनकी बातों को। जनता को समझने में थोड़ा वक्त लगा। जनता अब इनकी बात समझ गई है कि ये विकास की राजनीति तो करते नहीं है, ये बहकावे की राजनीति करते हैं, ये जुमले उड़ाने की बात करते हैं। इनको ठोस किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं तो महिला समस्या की बात करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल आप जो कह रहे हैं विपक्ष की हैसियत से वो जायज कह रहे होंगे। मेरा तो कहना यह है कि आप ये मुद्दे जनता के सामने रखते हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए हमारे मुद्दे ये हैं, उनके मुद्दे ये हैं, हमारे नेता ये हैं, उनके नेता ये हैं, लेकिन जनता किसको चुन रही है ये तो आप देख ही रहे हैं ना। लेकिन इस सबके बीच विपक्षी, मैं आता हूं सर, आपने नटशेल में अपनी बात कही है, एक राउंड सबके पास होकर आने दीजिए ना प्लीज मुझको। 2 सेकंड लूंगा, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। अच्छा ये बताइए महिला सम्मान की बात करते थे, देश की सबसे प्रतिष्ठित महिलाएं जो हमारा देश के लिए पदक जीत के आई थी, उनको किस तरह से रोड पे घसीटा गया? क्या ये जनता ने नहीं देखा? क्या जनता ने नहीं देखा डीजल पेट्रोल की कितनी महंगाई 100 के पार है? क्या जनता नहीं देख रही है? क्या महंगाई की मार से सर आपने इसके पहले जीएसटी भी उठाया था, नोटबंदी भी उठाया था, आपने ये बड़े मुद्दे उठाए थे, अभी पहलवानों का मुद्दा भी उठा रहे हैं। तो या तो ये पार्टी डिलीवर कर देती है आखिरकार, या मैनेज कर लेती है, कुछ तो करती है ना ऐसा कि फिर से इसको मैंडेट मिलता है। मैं आता हूं सर आपके पास, ये सवाल अपनी जगह पर कायम है, लेकिन मैं इसको लेकर जरा मैं जाऊं और समझूं क्यों जाना पड़ा नीतीश जी की जगह तेजस्वी को। जरा ये नवल कांत जी बताएंगे, लोग ये जानना चाहते हैं। नवल किशोर जी। देखो, हाँ देखिए, इसमें हमें लगता है कि भाजपा को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहां जा रहा है, इससे चिंता उनकी क्यों बढ़ती है। यहाँ पर तो जो आयोजन हो रहा है, जिसकी तैयारी हो रही है, वो भाजपा की विदाई है और ये भाजपा को मालूम है और पूरे देश को ये मालूम है कि जो लोग 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके आए, जो लोग हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपया देने को आगे, वो 5 किलो अनाज पे आगे। डॉक्टर नवल, हम लोग ये रेटरिक हैं, ये आप मंच से गिनाते हैं सर। आप लोग जब आप जाते हैं ना भाषण देने के लिए, आप मंच से कहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं डॉक्टर नवल किशोर साहब, कि ये इधर जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए आ रहे हैं, नीतीश जी जाने वाले थे स्टालिन साहब के पास, अब तेजस्वी गए उनको न्योता देने के लिए, न्योता स्वीकार करके वो आ भी जाएंगे। इसको लेकर आखिर तक जाहिर है आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये जो एकता आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना मुश्किल है। ये जैसे कहते हैं बूंदी के लड्डू बांधना आसान नहीं होता, ये यहां पर एकता भी बांधनी आसान नहीं है आप लोगों के लिए।
देखिए, जो भी आसान और कठिन आपके लिए हो सकता है, बूंदी की लड्डू तो बनते हैं ना, रोज बनते हैं और रोज बाजार में दिखते हैं वो। जहां तक आपकी चिंता है या भाजपा की चिंता है कि ये जो गठबंधन है या एकजुटता है होगा कि नहीं, ये तो इस बात का परिचायक है कि चिंताएं बढ़ गई है भाजपा की। नहीं तो केशव प्रसाद मौर्य को या भाजपा को इस पर चिंता व्यक्त करने की क्या जरूरत है। उनको बताना चाहिए कि देश में उन्होंने कितना दंगा फैलाया है, कितने धार्मिक और सामाजिक तनाव किए हैं। जो उन्होंने कहा है उसको क्या सबको 2022 तक वो बोल रहे थे कि 2022 तक सबको घर दे देंगे, उन्होंने दिया क्या? जो नौकरी की बात कर रहे थे उन्होंने किया क्या? और जो जहां तक राजनीति का सवाल है, आप परिवर्तन की बात करते हैं और विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं। कई सारे चुनाव है, वो चाहे 1977 का हो, 1989 का हो, 2004 का हो। डॉक्टर नवल, अगर आपको याद हो तो पहला जो मेरा सवाल था वो त्रिपाठी, एक सेकंड सर, आपने क्योंकि मुझे भी लपेटा है तो मैं यहां पर ये बता देना बड़ा आवश्यक समझता हूं कि पहला सवाल मैंने त्रिपाठी जी से पूछा था कि 47 तक का प्रोजेक्शन आप कैसे देने लगे। लेकिन क्या होता है जब आपसे सवाल पूछा जाता है ना, वो आपको नागवार हो जाता है। आप चाहते हैं कि बीजेपी से सवाल पूछे जाएं, हमसे सवाल ना पूछे जाएं। सवाल तो दोनों से पूछे जाएंगे। और अब मैं बंसल साहब से समझ लेना चाहता हूं, बंसल साहब ये सब जो स्टेटमेंट, ठीक है मैं आता हूं सर आपके पास सवाल लेकर आऊंगा। आपने कुछ कहा था उसका जवाब दिया है मैंने। मैं बंसल साहब के पास जाना चाहता हूं ये समझने के लिए कि बंसल साहब यहां ज्यादातर तो ये पार्टियां अपने अपने स्टेट्स में आपके खिलाफ खड़ी रहती हैं और ये आपको साथ में लेकर दूल्हा बनाने का आपको इरादा है कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन आपको साथ में लेकर ये बारात जो निकालने की कोशिश है ये कितनी कामयाब दिखाई देती है सर आपको? देखिए, जहाँ तक आपने इस प्रश्न का सवाल किया कि विपक्ष की एकता की को लेकर जो आपने सवाल किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये रास्ता बहुत दुर्गम है। पर चुनौतियों का सामना करना, और जब ख़ास तौर से जब देश की अस्मिता पे और देश के जो सामाजिक ताने बाने पर और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर जब बात आती है तो विपक्षी एकता स्वाभाविक हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। और मेरा ये मानना है कि चुनौतियां अनेक हैं, रास्ता दुर्गम है, पर इन्हीं में से कहीं रास्ता निकलेगा। इन्हीं में से कहीं किसी को झुकना पड़ेगा, कहीं किसी को झुकना पड़ेगा। और तभी लचीलापन जब तक नहीं होगा किसी के भी दृष्टिकोण में, किसी भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो या राष्ट्रीय, नहीं इसमें तो उम्मीद आप ही से ज्यादा है विवेक बंसल साहब को अपनाना। विवेक बंसल सर, कहा यह जा रहा है कि बड़ी पार्टी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और वो लक्ष्य अगर हम लोगों के सामने ये है कि जो वर्तमान सरकार है और उसकी जो नीतियां हैं, कुनीतियां जो हैं जितनी हैं, जिसके फलस्वरूप आज देश कहीं ना कहीं ये महसूस नहीं सर, विवेक बंसल सर, मैं तो बहुत सीधा पूछ रहा हूँ। जो एक विवेक सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आज जो हमें देखने को मिल रहा है, और चाहे बेरोजगारी की बात हो, आर्थिक तंगी की बात हो लोगों के सामने, वो बाध्य करती है, वो इस चीज को अनिवार्य करती है, इस चीज को कि विवेक सर को मेरी आवाज नहीं जा रही है, जरा देखिए कि उनको मेरी आवाज जाए। विवेक बंसल सर, मैं लौटता हूं आपके पास जब आप मुझे भी सुन पाएंगे, लेकिन मैं जरा अभी रवि श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहता हूं। रवि सर, ये जो कहा जा रहा है कि कहीं किसी को झुकना पड़ेगा और कहीं किसी को झुकना पड़ेगा, ये कितना आपको ये साध्य दिखाई देता है? ये कितना आपको आसान दिखाई देता है, कितना मुश्किल दिखाई देता है? और दूसरे मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि इस चक्कर में उनके अपने भी बागी हो सकते हैं जिन जगहों पर यह लगेगा कि देखिए यहां किसी को अकोमोडेट किया जा रहा है, यह भी कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए दिनेश जी, चैलेंज तो बिला शक काफी बड़ा है, मगर यह भी सच है कि ये लड़ाई यूनाइटेड इंडिया वर्सेस डिवाइडेड इंडिया की है। जो देश के अंदर नफरत का माहौल और जो सांप्रदायिकता फैलाई गई है, जिसके वजह से आज बुरा हाल है देश में, कोई मतलब जिसे कहते हैं ना, एकता जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती और एक पार्टी देश को बांटने पे तुली। तो उसके माहौल को देखते हुए ये मित्र सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं कि बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे पार्टियों को, ये निश्चित है। कई फॉर्मूले घूम रहे हैं। शरद पवार साहब ने कहा कि एक विपक्ष का एक उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। हमारे कल बातचीत हो रही थी, जो पीडीए की बात हो रही थी कि ये एनडीए जो नॉट डिलीवरिंग अलायंस है, इसके खिलाफ किस तरीके से पीडीए काम करेगा। मुझे तो ये सब मित्रों ने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, किसी ने
मणिपुर का जिक्र नहीं किया, जहां 150 जाने जा चुकी हैं, मंत्री का घर जलाया जा चुका है, देश जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे चले गए। तो वो उनकी इच्छा की बात है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज है। पर मेरा कहना यह है कि यूपी के अंदर इलेक्शन से पहले एक जुमला आया करता था कि 12 बजे रात को पूरे गहने लाद करके एक युवा लड़की सड़कों पे निकल जाएगी, ऐसी हम सुरक्षा दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर देने वाले उत्तर प्रदेश को। मैं पूछना चाहूंगा, इसमें से बहुत से लोग शायद उत्तर प्रदेश से होंगे कि क्या रवि श्रीवास्तव सर, एक सवाल, क्योंकि आप मुद्दों की तरफ जा रहे हैं, मैं तो विपक्षी एकता पर केंद्रित ये बहस आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन आप मुद्दों की तरफ जा रहे हैं, तो मैं जरा आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा सर कि 26/11 के बाद उस समय के गृह मंत्री पर यह कहा गया था कि ये कपड़े बदलने, और जब कपड़े बदलने से इनको फुर्सत मिल जाएगी तो शायद इस पर भी ध्यान दे लें। आपको यह भी याद होगा कि विपक्ष जो भी होता है वो सत्ता में बैठे हुए जो भी दल हैं उनसे ये उम्मीद करता है कि सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए वरना हम आवाज उठाएंगे, लेकिन जब वो कुर्सी पर आते हैं तो क्या उतना पिक्चर परफेक्ट रह जाता है? मैं समझता हूं आप इसमें जवाब देना चाहेंगे, लेकिन संजय सराफ मेरे साथ जुड़ गए हैं और संजय सराफ से एक राउंड का जवाब मैं उनसे भी ले लूं जरा। लोक जनशक्ति पार्टी, संजय सराफ जी बहुत स्वागत है आपका। मैं जरा आपसे यह समझना चाहता हूं कि एक कुनबा बनता जा रहा है यहां पर, यह कुनबा आपको कितना फॉर्मिडेबल या कितना वीक लग रहा है अभी? संजय सराफ जी आप तो सफर में हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आवाज आ रही होगी। ये कुनबा भी सफर में रहेगा या इसको मंजिल मिलेगी? अभी उनको आवाज नहीं जा रही। अनुराग भदौरिया जी के पास एक बार फिर से चलता हूं। अनुराग भदौरिया साहब, मेरा सवाल यही था कि इतने सारे मुद्दे हैं, बात सही है इन्हीं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एम्बिशंस के आधार पर नहीं, महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं, ये मुद्दों के आधार पर बनने वाला गठबंधन है और ये सिद्धांतों के आधार पर बनने वाला ये गठजोड़ बन रहा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन आपको लगता है सर कि ये बने रहकर आगे चलकर और ये कल्मिनेशन तक पहुंचने वाली कोई बात शुरू हो रही है या एक कोशिश है की जा रही है? देखिए, राष्ट्र के मुद्दों पे, देश के लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत करने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला अत्याचार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस तरह से बढ़ा है उसको रोकने के लिए, और इन सब मुद्दों पे, जो राष्ट्र के मुद्दों पे हम विपक्ष एक हैं, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब राष्ट्र के ऊपर में इस तरह के मुद्दे हावी हो रहे हो, देश की जनता परेशान हो, हाई वो महंगाई से इसकी कमर टूट रही हो, किसान परेशान हो और जो बेरोजगार युवा हैं वो परेशान अगर घूम रहे हो, तो ये जिम्मेदारी विपक्ष के नाते हमारी बनती है कि सरकार ने उनके साथ जिस तरह के झूठे वादे। अनुराग जी, आप एक सीजन कैंपेनर हैं सर, हम सब मिलकर, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, मैं पॉलिटिक्स को समझना भी चाहता हूं, इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूं मैं कि इसमें ये जो एक गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है, बन जाएगा अगर, तो ये इसमें कितनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इसमें असल में इसके बनने में महत्वपूर्ण है, कितना पार्टियों का अपनी अपनी विस्तार इसके लिए महत्वपूर्ण है, कितना इसमें मुद्दे जो हैं वो केंद्र में रहने वाले हैं, कितना देश के बारे में सोच केंद्र में रहने वाली है, ये जरा आप मुझे समझाएंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे दल हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, ये तो आप मानते हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है। जब राष्ट्र की बात होने वाली है, राष्ट्र के मुद्दों पे बात होने वाली है, तो हम सब एक हैं, क्योंकि विचारधाराओं के साथ महत्वाकांक्षाएं भी बताइए सर। नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं है भाई, महत्वाकांक्षा बीजेपी की है, जो जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती, सत्ता पाना चाहती है। सर, राजनीति में किसकी महत्वाकांक्षा नहीं है? अच्छा, महत्वाकांक्षा कौन चैरिटी कर रहा है सर? तो हमारी चिंता थोड़ी करती, तो जनता की चिंता करती। अब देखिए, उसको चिंता हमारी ज्यादा है, विपक्ष की ज्यादा चिंता, जनता की कम चिंता है। अरे भाई, आपको जनता जिसने चुना उनकी चिंता करो ना, इसके मतलब आप महत्वाकांक्षी हो, आप चाहते हो आप सत्ता में बने रहो, विपक्ष के वहाँ ताका झांकी करने में लगे हो, विपक्ष की ताका झांकी छोड़ के ठीक है, आप कह रहे हैं महत्वाकांक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी पे कर रही है, उसकी महत्वाकांक्षा और किसी पार्टी की महत्वाकांक्षा नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मैं जरा त्रिपाठी जी के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, एक बात ये बताइए कि आपके लिए यूं विपक्ष के कई दलों का एक साथ हो जाना, ये आपके लिए फायदे का ही सौदा होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी? आपको चिंतित भी करता है कि अगर 1 on 1 हो जाने पाया, विपक्ष के वोट नहीं बटे, तो कई सीटें हाथ से निकलेंगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी?
देखिए, अनुराग भदौरिया से जब आप सवाल पूछ रहे थे तो अनुराग भदौरिया के लिए गठबंधन पर जवाब देना वैसे भी मुश्किल होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विशेष तौर पर ट्रैक रिकॉर्ड है कि गठबंधन करते हैं चुनाव से पहले और चुनाव तक खत्म होते होते तक में गठबंधन की सारी गांठें खुल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में किया था, कांग्रेस से गठबंधन किया था चुनाव पहले, चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया। बसपा से गठबंधन किया, गठबंधन करते गठबंधन टूट गया। सुभाषपा, महान दल, छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, गठबंधन सारे टूट गए। सच्चाई ये है कि आज ये कितने भी प्रकार के गठबंधन बनाने की कोशिश करें, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, मैंने सीधा साधा आपसे सवाल पूछा था। राकेश त्रिपाठी जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था। मैं अनुराग भदौरिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी बारी का इंतजार करें, लेकिन आपने भी तो अपने सवाल के जवाब की शुरुआत अनुराग भदौरिया से की ना। दिक्कत यह है राकेश त्रिपाठी जी, आपसे मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब सीधा सीधा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से इस तरीके का कोई कुनबा बनना ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और नहीं, पासवान जी के साथ क्या हुआ? नहीं ठीक है सर, आपके पास लंबी लिस्ट है, मैं उस पर आऊंगा। भदौरिया साहब, मैं आऊंगा उस पर, पहले मेरे को जवाब ले लेने दीजिए। आपके लिए प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी है राकेश त्रिपाठी जी, इस तरह का कोई कुनबा। किसी गठबंधन की संभावनाएं बहुत क्षीण हैं, और मैं तो दावा करके कह रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं कि क्षीण है, लेकिन अगर ये बनते बनते बन गया तो आपके लिए प्रॉब्लम है। या मुख्य प्रधानमंत्री के पद के दावेदार होंगे या टीएमसी बोल दे, उसके बाद ये बैठक करके दिखा दे, बैठक करके केवल दिखा दे, नाम घोषित कर दे कि नेता प्रधानमंत्री ये बनना चाहिए, ये बात केवल कह दे। अरे ना घोषित करें सामूहिक तौर पर, सामूहिक तो नाम घोषित कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन जवाब देना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव। राकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब एक सेकंड राकेश जी इसका जवाब तो लीजिए। गठबंधन का धर्म निभाते नहीं हो, जेडीयू के साथ आपका नहीं चला, शिवसेना आपको छोड़ के भागी, आपने तो इस समय बंटवा भी दिया। अकाली दल के देखिए आपके साथ नहीं है, पीडीपी के साथ आप गए तो उनके साथ आप नहीं, और पासवान जी की झोपड़ी आपने जला दी। सर ये सब किया क्यों जाता है अनुराग भदौरिया जी, ये सब किया क्यों जाता है? ये गठबंधन बनाए क्यों जाते हैं सर? सरकार बनाने के लिए बनाए जाते हैं ना। नहीं, तो सरकार किसकी बन रही है सर? जो गठबंधन का धर्म, सर कोई गठबंधन में है कि नहीं है? नहीं ठीक बात है सर, गठबंधन के धर्म की बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन धर्म कितने निभ रहे हैं सर अभी? आखिरकार तो सत्ता, आखिरकार तो कुर्सी पर जाकर बात खत्म होती है ना। नहीं, हम समाज को आगे ले जाने के लिए गठबंधन करते हैं कि कैसे हमें समाज को आगे ले जाना है, कैसे सामाजिक न्याय लाना है समाज के अंदर में, कैसे समाज के हर व्यक्ति को। मैं तो नवल सर के पास जाना चाहता हूं। नवल सर एक बात बताइए, बराबरी का अधिकार मिले। नीतीश कुमार इसके पूरे उसमें ही इज द वन हु इज रनिंग अराउंड फॉर एवरीथिंग। इसको लाना, उससे जाकर बात करना, ये करना वो करना। क्या इसको बाय डिफॉल्ट ये समझा जाए कि वही अगवा होंगे, वही चेहरे होंगे, चेहरा घोषित नहीं होगा और ये सबको मान्य होगा? क्योंकि चेहरे की बात अभी उठाई त्रिपाठी जी ने। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ लोग, अनुराग जी आता हूं आपके पास, डॉक्टर नवल से सवाल था मेरा प्लीज। जब भाजपा को छोड़ के अलावा दूसरे चेहरे पर बात भी नहीं कर सकते डर के मारे। नीतीश जी जब भाजपा को छोड़कर, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ एनार्की कहा जाता है सर। मैं लेकिन पहले इधर बात कर लूं डॉक्टर नवल से। डॉक्टर नवल प्लीज गो अहेड। देखिए पिछली साल अगस्त में जब भाजपा का साथ छोड़कर नीतीश जी ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाया, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। पहली बात उन्होंने कही थी कि 2014 में जो आए थे 2024 में रहेंगे कि नहीं, उनको सोचना पड़ेगा। और वो उनके साथ रह के ये अनुभव किए कि वो देश के खिलाफ तो काम कर ही रहे हैं, जो उनके साथ गठबंधन में है उनको भी समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र का सहारा लेकर लोकतंत्र की हत्या करने, लोकतंत्र के माध्यम से आए और सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतांत्रिक एजेंसियों का, लोकतांत्रिक विपक्ष का समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में तो किसी न किसी को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उसमें नीतीश जी और महागठबंधन पूरे देश में घूम घूम कर इस बात को पर एक अभियान कर रहा है। और आपको मालूम ही है कि जब सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन तो आपने इस बार अच्छे से बात तो कर ली है ना, और यही काम डॉक्टर नवल आपने इस बार नीतीश जी से अच्छे से बात कर ली है ना, कहीं बाद में उनका फिर से विचार बदल ना जाए। मैं कह रहा हूं कि इसकी चिंता भाजपा को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा के साथ जब तक थे तब तक तो वो संभाल कर रख नहीं पाए। ठीक है, अब जब श्रीवास्तव देश जान चुका है, श्रीवास्तव सर एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी, लेकिन एक बात ये मुझे बता दीजिए कि यहां सबसे बड़ा फैक्टर जो एकजुट कर रहा है, क्या वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं है? दिनेश जी, आप इस बात को बार बार कह करके विपक्षी एकता को कहना चाहिए चिंगारी दिखा रहे हैं।
कि जो कि गलत है आपस में सर। ये बताइए, केजरीवाल जाते हैं और अभी राजस्थान में ताजा उन्होंने उल्टा सीधा कहा है कांग्रेस को, बहुत पुरानी बात नहीं है। ममता के प्रपोजल पर कांग्रेस ने क्या कहा ये आपको मालूम है। इसमें फिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मैं ना कहूं तो क्या कहूं सर, बताइए। मगर उसके पहले सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में नहीं लड़ती है तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने तो अपना त्याग करने का ऐलान कर दिया पहले से ही। रवि जी, आज आपको पूरा देश देख रहा है, क्या आप इस बात को दावे से कह सकते हैं कि ये बनेगा, ये गठबंधन बनेगा और ये गठबंधन फॉर्मिडेबल तरीके से ये आगे बढ़ते हुए सत्ता तक पहुंचेगा? बोलिए। 100% बनेगा। और बताऊं आपको मैं कि जो आप बोलते हैं कि मोदी, चलिए अब इस पर मैं जवाब ले लेता हूं। राकेश जी, ये बनेगा और 100% बनेगा, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। 50 लोग इस गठबंधन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हमने दिनेश जी ऐसे हाथ उठाकर फोटो खिंचाते हुए पहले भी देखा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे पहले भी फोटो खिंचाई है। लेकिन ये फोटो जनता के पास तक पहुंच पाएंगे क्या कोई सीट शेयरिंग में आपस में बातचीत हो पाएगी? हमने उदाहरण देखे हैं कि कैसे आपस में गठबंधन तय होते हैं। लेकिन आपके लिए चिंता बढ़ती जा रही है क्या? आप भी अभी छोटे दलों की तरफ जा रहे हैं, उनको भी साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं? पहले से ज्यादा गठबंधन महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए? अरे यूपी में आपकी कितनी सीटें रेड जोन में है राकेश जी? वो तो आपका इंटरनल सर्वे है भाजपा के साथ जिनके भी गठबंधन हुए हैं। बहुत धन्यवाद करूंगा। आपकी चर्चा से जनता सार को निकाल पाई होगी और इस चर्निंग से मक्खन निकल पाया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। और देखते हैं कि अब आगे इस विपक्षी एकता का क्या होता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सभी ने वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हाजिर होते हैं।